हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पीके पाठशाला में। आज रिवीजन करेंगे हम पॉलिटी। पॉलिटी में पंचायती राज व्यवस्था का देखेंगे। क्या है पंचायती राज व्यवस्था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और ये बीपीएससी एग्जाम्स के लिए जो भी कमिंग एग्जाम्स है एडीओ, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, टॉपिक, ठीक है। तो ये 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में 1992 में, उसी से पंचायती राज व्यवस्था को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। संवैधानिक जो स्टेटस है वो पंचायती राज व्यवस्था से जो मिला वो 73rd अमेंडमेंट से मिला, ठीक है। और बिहार में ये जो पंचायती राज अमेंडमेंट मतलब एक्ट आया वो 2006 में आया। तो सेंटर ने तो 1992 में ये मतलब पास कर दिया था कानून और ला दिया था, लेकिन बिहार 2006 से इसको स्टार्ट किया। इसका एक हिस्ट्री देखते हैं कि वैसे पंचायती राज व्यवस्था जो है वो है क्या। तो मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज करना, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गया और फिर ये लोकल बॉडीज हो गए। इसमें एक अर्बन लोकल बॉडी, एक ग्रामीण। तो पावर को मतलब डिसेंट्रलाइज किया गया, ठीक है। कुछ पावर नीचे वाले लोगों के पास भी हो विकास कार्य करने के लिए, ठीक है। अब कोई किसी को कोई मतलब समस्या है किसी क्षेत्र में तो वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो जाएगा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो जो क्षेत्र के नेता होते हैं जैसे प्रधान, मुखिया, सचिव, ये सब हो गए, तो वही देखेंगे, सभासद हो गए। तो इसके लिए लोकल बॉडीज बनाई गई। इसका इतिहास अगर हम देखें तो पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नगर निगम बना वो मद्रास बना। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि नगर निगम सबसे पहले कौन बना था? मद्रास बना था। और फिर उसके बाद से 1870 में मियो एक रेजोल्यूशन है डिसेंट्रलाइज करने के लिए पावर को। तो उतना सही से नहीं हुआ मियो के टाइम। फिर जो रिपन था वो 1882 में रेजोल्यूशन आया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। इसलिए इसको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो रिपन जो था ये लिखा था 1882 में, ये एक इम्पोर्टेंट है ये भी। तो एक सबसे पहले जो बना तो मद्रास बना नगर निगम, ये याद रखना है। और लॉर्ड रिपन को ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब लाने का ये दिया जाता है श्रेय, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद से रॉयल कमीशन आया जिसने पावर को डिसेंट्रलाइज किया। जो ग्रामीण ग्राम था विलेज उसको स्ट्रेंथन किया, पावर दिया ग्राम क्षेत्र में काम करने के लिए। 1907 में आया था ये रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फिर अगर हिस्ट्री आगे जाए तो 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया जो उसमें डायरेक्टरी की बात की गई थी, जिसमें लोकल से जो गवर्नमेंट था उनको राज्यों के अधीन किया गया था, प्रोविंसेस के। फिर यही आगे एक 1935 आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उसमें लोकल बॉडीज को प्रोविंसेस के उसमें दिया गया। फिर 1952 में जब आज़ाद हो गया भारत तो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला गया जो पावर को डिसेंट्रलाइज और लोकल गवर्नमेंट को पावर देने के लिए स्टार्ट किया गया था। फिर ऐसे ही आगे बढ़ता गया और 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया जिसने 3 टियर मतलब 3 स्तरीय गवर्नमेंट की बात की, जिसमें ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो और जिला परिषद या जिला पंचायत हो। तो 3 लेयर पे मतलब लोकल बॉडीज को काम करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। और यही आगे चल के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आए। ये दोनों एक्ट जो पढ़े 1909 और 1935 का, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविंसेस को दिए गए थे। 65 अमेंडमेंट एक्ट हुआ और फिर आगे ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के उससे और 73rd से पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। और सबसे पहले जो 1959 में ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए नियम लाया, कानून लाया था, तो सबसे पहले राजस्थान था और उसका जिला नागौर इंडिया में यही स्टार्ट किया था। तो अगर पूछे कि सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने वो किया था स्टार्ट, तो राजस्थान जो सरकार थी उसने किया था नागौर जिले में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया।
मतलब हर जगह, ठीक है। तो ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है इसको दिया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में, और ये हमारे भाग 9 में आता है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक ये कवर करता है। और स्केड्यूल 11 इंटर किया गया। एक स्केड्यूल 12 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और स्केड्यूल 11 में हमारा पंचायती राज का व्यवस्था है। और इनको 29 सब्जेक्ट्स दिए गए, यानी 29 विषय दिए गए जिसपे ये नियम कानून बना सकते हैं और ये काम कर सकते हैं उस पर। तो ये 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। और ये 3 टीयर थे, कहीं कहीं हमें 4 टीयर भी देखने को मिलता है किसी किसी जगह, लेकिन मेनली 3 टीयर ही होती है, जिसमें ग्राम सभा हो गया, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। पंचायत समिति कहीं कहीं ये देखने को मिलेगा, कहीं ये देखने को मिलेगा। मेनली 3 टीयर गवर्नमेंट होती है ये, ठीक है। आइए इसके एक और देखते हैं बैकग्राउंड 73rd अमेंडमेंट एक्ट का। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट डीपीएस में आर्टिकल 14 को कवर करता है, जिसमें कहा गया है कि जो पावर हो वो डिसेंट्रलाइज हो और गाँव जो ग्रामीण है वहां तक पहुंचे, लोगों का भागीदारी बने। तो ये आर्टिकल 14 जो डीपीएस है उसको कवर करता है। इसके लिए सारी कमेटी बनाई गई। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया 1957 में, जो कि 3 टीयर गवर्नमेंट को बोला कि 3 टीयर की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इसने ये फाउंडेशन रखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में जो बना था। फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनी, जो कि 2 टीयर गवर्नमेंट को बोलती है कि 2 टीयर होना चाहिए, बट ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा, बस इनका रिकमेंडेशन था। ये बोले थे कि जिला पंचायत जो होता है उसको प्लानिंग बॉडी बनाया जाए, जिले से शुरू किया जाए, जिसको लागू करने किया गया कहीं पे। ज्यादातर यही मिलता है बलवंत राय मेहता कमेटी वाला। फिर जीवी के राव कमेटी बनी 1985 में, इन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को हेड करने के लिए कहा था। फिर एल सिंह कमेटी 1986 में बनती है, जिसने बोला कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब दिया जाए अर्बन लोकल बॉडीज को और लोकल बॉडीज को। तो एल सिंह कमेटी भी इम्पोर्टेंट है, इसने ही रिकमेंडेशन दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, जो कि 73rd अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया। फिर इसके बाद पी के तुंगन कमेटी बनती है 1988 में, जिसने ये सब फिक्स किया, रिकमेंडेशन दिया कि इलेक्शन कमीशन एक होना चाहिए स्टेट का। फिर उसका टेन्योर फिक्स किया जो 5 साल होना चाहिए, और 3 टीयर गवर्नमेंट की फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे जितने हैं ये हमारे से मतलब जो लोकल बॉडी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनको ये सारे कमेटी वो दिए अपना रिकमेंडेशन, और इनसे आगे चल के बना हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है। फिर एक और एक है खडगिल कमेटी 1988 में जो बनी, जिसका मतलब काम था कि जो प्लानिंग और डिसेंट्रलाइजेशन है उस पे आया था ये। मतलब पंचायती राज से रिलेटेड है, बट मेनली उसमें नहीं आता है। बट ये क्रोनोलॉजी के लिए सही रहेगा कि बलवंत राय मेहता पर कमेटी पहले बनी थी, फिर अशोक मेहता, फिर जी के राव, फिर एल एन सिंह, फिर पी के तुंगन एंड देन गदगिल कमेटी, ठीक है। आइए फिर आगे देखते हैं कि इसका और कैसे मतलब ये बनना स्टार्ट हुआ पंचायती राज जो है, नियम कैसे आया। तो सबसे पहले कि जो राजीव गांधी थे वो 1989 में 64 अमेंडमेंट बिल लाए लोकसभा में। लोकसभा में तो पास हो गया क्योंकि मेजोरिटी थी इनके पास, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हुआ पाया, तो इसलिए 64 अमेंडमेंट बिल नहीं हो पाया, नहीं बन पाया हमारा लोकल बॉडी पंचायती राज। फिर क्या हुआ कि 1990 में बीपी सिंह की सरकार बनी, जिन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया, लेकिन गवर्नमेंट गिर गई, ये बिल लैप्स हो गया, पास नहीं हो पाया, तो इनके टाइम पे भी नहीं बन पाया। फिर 1991-92 में नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, इन्होंने बिल को रिवाइज किया और 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया, ठीक है। तो इसी से हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आई, और इसी से ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला पंचायती राज को। और फिर ये 24 अप्रैल 1993 से ही लागू कर दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और पंचायती राज दिवस जो है 2010 से बनाना स्टार्ट हुआ, और तब कौन थे हमारे पीएम पीएम थे उस टाइम मनमोहन सिंह, ठीक है। उस टाइम हमारे मनमोहन सिंह पीएम थे। आइए देखते हैं कैसे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पंचायती राज में। तो
हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसको यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, पीएम, ठीक है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट होती है। फिर आते हैं स्टेट में, जितने भी स्टेट हैं 28 स्टेट्स, 28। तो स्टेट गवर्नमेंट हो गए जैसे यूपी, बिहार, ये सब स्टेट गवर्नमेंट हो गए, इसमें सीएम, गवर्नर आते हैं। फिर इनका डिवीजन होता है, फिर डिवीजन के बाद से जिला परिषद, जिला पंचायत जो हो गया। फिर इनका यहाँ से पावर डिसेंट्रलाइजेशन हो, इनको अर्बन लोकल बॉडीज में काउंट करते हैं। ये सब अर्बन लोकल बॉडीज हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, और सिटी काउंट महानगर, ये सब अर्बन लोकल बॉडीज में आते हैं। और ये जो हमारा विलेज पंचायत, ये लोकल बॉडीज में आती है। ठीक है दोस्तों। और अर्बन लोकल बॉडीज का जो मतलब अगर लास्ट देखें, मतलब अंतिम जो पावर वो है, वो सभासद के पास होता है। और पंचायती राज में ग्राम पंचायत यानी कि प्रधान के पास, मुखिया के पास होता है। ठीक है। इनका काम क्या होता है विलेज लेवल में? तो प्रमुख जो होता है विलेज लेवल का, वो मुखिया होता है। ये निर्वाचित किए जाते हैं, चुनाव होता है हर साल, आपको पता ही है। और जो ग्राम सभा के जो मतदाता होते हैं, सही नंबर यानी जो 18+ होते हैं, जो वोट कर सकते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि स्थानीय विकास योजना को लागू करना, स्वच्छता, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, जन्म मृत्यु पंजीकरण, इन सब पे काम करना, ये रहता है। जो विलेज लेवल के प्रमुख होते हैं, मुखिया, उनके अंडर आता है। फिर ब्लॉक लेवल पे प्रखंड में इसका हेड होता है, उसको प्रमुख बोलते हैं, ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक लेवल की जो स्कीम होती है उनको लागू करना, ये काम होता है ब्लॉक लेवल का। फिर डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं तो अध्यक्ष होते हैं, जिलाध्यक्ष बोला जाता है, इनका चुनाव होता है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्कीम्स वगैरह को लागू करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें मेनली अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन ज़्यादा है, ज़्यादा क्या सबसे टॉप पे है। तो 50% रिजर्वेशन बिहार में महिलाओं को दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, मतलब इलेक्शन पार्टिसिपेट करने के लिए। और SC/ST जनसंख्या के रेशियो के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाता है। ओबीसी और ईबीसी को राज्य प्रदान करता है। ये सब डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, इसकी कितनी पॉपुलेशन है क्षेत्र में, उस हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाता है। और ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, और ये बदलते रहता है। ठीक है। और जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि इलेक्शन कौन करवाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन वगैरह है वो सब तो ECI करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन पंचायती राज के लिए बिहार इलेक्शन कमीशन बनाया गया। ठीक है, जिनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल करते हैं। और इसमें एक चेयरमैन होता है, जिनकी जो टेन्योर है वो 5 साल होती है। ये भी 2006 एक्ट बना बिहार का पंचायती राज, उसमें ये बिहार इलेक्शन कमीशन बनाया गया। ठीक है। और इनके ही अंदर 243 जो के आर्टिकल है, अनुच्छेद, उसमें पंचायत चुनाव कराने का देता है अधिकार। और 243 ZA जो है, उसमें नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए अधिकार देता है बिहार इलेक्शन कमीशन को, उसका चेयरमैन है। ठीक है। ये तो देख लेंगे, 3rd अमेंडमेंट होगा जो पंचायती राज व्यवस्था लाया। और 74 जो होगा वो अर्बन लोकल बॉडीज को, नगर निगम को चुनाव कराने व्यवस्था के लिए ये आया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ जो 1992 में हुआ, और 1993 में लागू हो गया, ये याद रखना है। पास हुआ 1992 में और लागू हुआ 1993 में। ठीक है। 24 अप्रैल 1993 में, 24 अप्रैल 2010 को ही, मतलब 10 से स्टार्ट किया गया पंचायती राज दिवस मनाने के लिए। ये तो आपको बता ही चुका मैंने। तो हम लोग 73rd अमेंडमेंट देख लिए थोड़ा डिटेल में, और 74th को देख लेते इसमें क्या। तो ये 243 जो, ये 243 में मतलब आता है अर्बन लोकल बॉडीज का है 74 अमेंडमेंट एक्ट। तो आर्टिकल 243 से 243 तक कवर करता है, जिसमें आर्टिकल 243 जो है वो पावर देता है फंक्शंस वगैरह के लिए, इसके लिए म्यूनसिपल पार्टी के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करती है कि कौन सा एरिया मतलब उसमें आएगा, नगर निगम में कौन सा नहीं आएगा। इसके लिए पॉपुलेशन ही डिसाइड करता है, बट पूरा पॉपुलेशन भी डिपेंडेंट नहीं होता है। उस एरिया में कितना विकास हुआ है, क्या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब पे भी डिपेंड करता है। कितना उस क्षेत्र में रेवेन्यू जनरेट होता है, वो डिसाइड करता है। बट अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से, तो नगर पंचायत की जनसंख्या 10,000 से लेके 1 लाख तक होनी चाहिए कम से कम, तभी वो नगर पंचायत किया जाएगा। और ये वो फेज होता है जब कोई ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में बनता है। फिर आती है नगर पालिका। तो नगर पालिका में 10 लाख से 1 लाख से
1 लाख से 10 लाख तक होना चाहिए, जो कि स्मॉल और मीडियम टाउन होते हैं, छोटे से कस्बे जिनको बोलते हैं नगर पालिका। और नगर निगम जो होता है उसमें कम से मतलब 10 लाख प्लस होना चाहिए पॉपुलेशन, जिनको लार्ज सिटी बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े शहर आ गए तो वो नगर निगम में आते हैं। इसमें भी यही है कि मतलब पॉपुलेशन मेन क्राइटेरिया है, बट ये नहीं है कि बस पॉपुलेशन को ही दिया जाएगा तवज्जो। इसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कितना डेवलपमेंट हुआ है, रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, ये नहीं रखता है। बट ये पूछ लेता है कई बार नगर पंचायत के लिए कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो 10,000 से 1 लाख तक होनी चाहिए। और नगर पालिका के लिए 1 लाख से 10 लाख तक, और नगर निगम के लिए 10 लाख प्लस होनी चाहिए। तो ये हम लोग आज 73rd और 74th अमेंडमेंट देख ली, जो भी पंचायती राज को लेके आया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 73rd अमेंडमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट होती है, ये सब देख लिया हमने। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट में ये बनाइए इमोजी या फिर ये इमोजी बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे रिवीजन के लिए।